मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी शिक्षा शास्त्र के बच्चे थे वो बड़ी परेशान थे, बालक और बालिकाएं दोनों भी, कि सर कुछ महत्वपूर्ण जो है उसमें बता दीजिए। तो देखिए जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके लगभग कुछ ही कम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें कि 90 प्रश्न आपके लगभग इसमें शामिल हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और इन पूरे प्रश्नों को एक बार आप रिपीट करके जरूर जाइएगा। ठीक है डिस्कशन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और देखिए ये जो सेशन महत्वपूर्ण है ये आपके अति लघु में भी काम देगा और साथ ही साथ आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में भी काम देगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वहां पर भी इसका काम हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप तैयारी अपनी करिए कि ताकि आपका काम जो हो 3-4 जगहों पर आपका आसानी से हो जाए और अपने लिए आप सिक्योर कर लें। 10 से 15-20 नंबर तक आप सिक्योर कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो महत्वपूर्ण सेशन में डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग का क्या है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र के जो कक्षा 12 के जो बच्चे हैं, और आगे भी देखिए ये जो बीए अगर फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर लेते हैं अगर शिक्षा शास्त्र को, तो वहाँ पर भी ये सेशन आपको काम देगा डिस्कस। तो इसलिए इस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं अपने आप को, तो कभी भी उसको छोड़ा मत करिए। ठीक है, एग्जिट मत मारा आप करिए ग्रुप पे, ये ग्रुप में भी आप लोग को इंपॉर्टेंट जो होगा लाभ वो मिलता ही रहेगा। ठीक है डिस्कस, तो ये बात याद रखिएगा मेरी, और इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी ना, ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग, शिक्षा को त्रिविमुखी प्रक्रिया किसने कहा है ना। देखिए त्रिविमुखी का मतलब हो गया त्रि प्रक्रियाओं में त्रिमुखी प्रक्रिया जो होती है, तो शिक्षा में त्रिमुखी प्रक्रिया जो थी वो किसकी देन है, वो जॉन डेवी की डिस्कशन देन है। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जॉन डेवी का पूरा नाम बताइए। ठीक है डिस्कशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा शास्त्री रहे हैं जिनका नाम है जॉन डेवी। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, शिक्षा को त्रिविमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डिस्कशन, जॉन डेवी हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा डिस्टेंस जॉन एडम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉन एडम्स हो जाएगा डिस्टेंस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 2 आपका। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, तो जॉन एडम्स नाम के जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आगे भी आपको ये लाभ देता रहेगा। तो डिस्टेंस अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लोग की बहुत ही बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए आपका तीसरा जो प्रश्न है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा दी है। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा जो है वो किसकी देन है, ये हम लोग को बात करनी है। ठीक है डिस्कशन, तो शिक्षा जो नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा जो दी गई है वो हार्वर्ड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई है, हार्वर्ड के द्वारा दिए गए। तो डिस्कशन ये तीसरा प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं अब आपके हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्कशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, विद्वान का कथन है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, विकास जो है महान जो अर्थशास्त्री हैं, ये जो शिक्षा शास्त्री हैं और बहुत ही महान पुरुष हैं, ये व्यक्ति रहे हैं और ये दार्शनिक भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु डिस्कशन जो ऐसे व्यक्ति थे कि स्वस्थ, इन्होंने अपने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बताए हैं जो कि आपके शिक्षा शास्त्र में जो होता है, मनोविज्ञान में जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं और इनका जो नाम है डिस्कशन वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है और इनको कोई भूल नहीं सकता। शिक्षा शास्त्र की बातें जब होती हैं, जब भी दार्शनिकों की बात आती है, तो वहाँ पर अरस्तु का नाम बड़ी ही आदरणीय और सम्मान के साथ दिया जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पांचवें प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पुस्तकालय शिक्षा का अभिकरण है। तो पुस्तकालय जो शिक्षा का अभिकरण है वो कैसा अभिकरण है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पर बात हो रही है। तो देखिए इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, औपचारिकेतर और निरौपचारिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, औपचारिकेतर और निरौपचारिकेतर। तो यहाँ पर पुस्तकालय जो होता है शिक्षा का अभिकरण है, तो डिस्टेंस यहाँ पर औपचारिकेतर और निरौपचारिक जो होता है वो अभिकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पांचवा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग छठवें प्रश्न की ओर, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीच। तो सीच शब्द से ही देखिए शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीच का अर्थ क्या होता है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जाइए जो शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट है वहाँ पर से देखिए, मैंने शिक्षा को वहाँ पर अच्छे से आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रखा है। ठीक है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैंने शिक्षा के बारे में फुल डिस्कशन किया हुआ है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में। अब यहाँ पर जो आपका कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 जो एडिशन, शिक्षा का औपचारिक उपकरण है। शिक्षा का औपचारिक उपकरण क्या है। तो शिक्षा के औपचारिक उपकरण में डिस्कशन देखिए हम लोग किसको शामिल करते हैं, विद्यालय को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं, स्कूल को ना। तो शिक्षा का औपचारिक जो उपकरण है वो कौन है, स्कूल होता है। विद्यालय जो आपका होता है
औपचारिक वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का उपकरण हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ना। यहाँ पर शिक्षा का औपचारिक उपकरण है। यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, 8वें प्रश्न को अब देखिए आप लोग। उच्चतम शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ संगतिपूर्ण बनाती है। उच्चतम शिक्षा वह है, उच्चतम शिक्षा वह है जो किसी के जीवन को किसी के जीवन को क्या करती है, सभी अस्तित्वों के साथ संगतिपूर्ण बनाती है। यह परिभाषा किसकी देन है? तो देखिए टैगोर जी ने इस परिभाषा को दिया हुआ है डिस्कस, और ये लोग जानते हैं कि आप कितने बड़े महान व्यक्तित्व रहे हैं लोग। ठीक है ना, इनका जो आजादी के साथ नाम लिया जाता है, जो आदर्शवादी व्यक्तित्वों में इन लोगों को शामिल किया जाता है, ये सभी महापुरुष लोग हैं जो। देखिए ये 9वां जो प्रश्न है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, ठीक है डिस्कस, यूनिक पर्सनालिटी वाले। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है, यह परिभाषा देन है। शिक्षा जो एडिशन तो मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। ये कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है, यह परिभाषा दी है। तो डियर से ये जो स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं वो इनका ही कथन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जी, जो कि शिक्षा के देखिए इन्होंने बहुत ही प्रयास किया हुआ था अपना। और ये बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति और बहुत ही एकाग्रता वाले व्यक्ति थे। ये इनकी जब बात होती है डियर तो इनके जीवनी कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति, और जो आप अगर हैं किशोरावस्था में हैं तो उन पर आपको इनके अगर अनुसरण करते हैं तो आप डियर कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकते। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, यह परिभाषा दी है। तो देखते हैं डियर यहाँ पर जो है हम लोग के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं ना। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो टीचर्स डे मनाया जाता है इनकी याद में ना, तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तो शिक्षा में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, इसके अलावा ये क्या थे। तो आपका ये 10वां प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आइए अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं आपके कौन से प्रश्न की ओर, 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं या जो अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भाई जाहिर सी बात, उनका जो नाम है, ये जो व्यक्ति है अपना कथन विशेष है, क्योंकि व्यक्ति विशेष है तो उसका कथन भी क्या होगा? विशेष होगा। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो ये कथन है वो सुकरात का है। सुकरात जो है बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, आप लोग जानते भी हैं, जिनको जहर पिलाकर मारा गया था इनको बाद में। तो जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है। यह कथन किसका है? सुकरात जी का है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में भी इनको याद किया जाता है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग सुकरात जी के बारे में भी कभी पढ़िएगा। देखिए 12वां प्रश्न क्या है? आप शिक्षा का कौन सा उद्देश्य स्वानुभूति पर बल देता है? तो व्यक्तिक उद्देश्य, तो इंसान का जो व्यक्तिक उद्देश्य क्या है या उसका इंटरनल रूप से कौन सा विकास होता है, तो शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो स्वानुभूति पर बल देता है कि आपको ये कार्य करने से कितनी सहानुभूति मिल रही है या कितना आपको आंतरिक जो होता है वो शांति मिल रही है। तो ये जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्वानुभूति। तो ये व्यक्तिक उद्देश्य होता है, इसका क्या होता है? व्यक्तिक उद्देश्य। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब 13वें प्रश्न की ओर, 13वें प्रश्न की ओर। शिक्षा पूर्ण जीवन है, यह कथन है। शिक्षा जो है वो पूर्ण जीवन है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा ड्यूरेशन जो पूर्ण जीवन है वो स्पेंसर जी का कथन है। ठीक है ना, ये शिक्षा पूर्ण जीवन है, इसका मतलब ये कहा गया कि जो एजुकेशन होता है, शिक्षा जो होता है वो आपके जीवन पर्यंत आपको मिलता रहता है। कब मिलता है? आपके पूरे जीवन पर्यंत जो होता है वो शिक्षा मिलती रहती है आपको। तो शिक्षा पूर्ण जीवन है, यह कथन किसका है? स्पेंसर जी का है। किसका है? स्पेंसर जी का। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिक्षा शास्त्री रहे हैं। ड्यूरेशन 13वां जो प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर आपके। 14वां प्रश्न है, मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये अपने कुछ विचारों को रखे हैं यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, भाई जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका भी निभाए हैं ये। और इन्होंने अपना देखिए समाजवाद को भी जो इन्होंने जो जोड़ा था देश के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था ना, बात उद्देशिका थी, कुछ महत्वपूर्ण जो विदेश नीति थी, तो ये इनके द्वारा कुछ सुझाव दिया गया था, जो आप लोग का, जो हम लोगों का या हम सभी लोगों का, पूरे भारतवर्ष का जो है जो बनाया गया संविधान वगैरह की जो महत्वपूर्ण बातें थी। तो मैं समाजवादी राष्ट्र में विश्वास करता हूं और चाहता हूं शिक्षा के इस उद्देश्य का दृढ़ विश्वास किया जाए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था ना, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग भी इस पर अपना दृढ़ विश्वास दिखाइए। ठीक है डियर, ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा? 14वां हो जाएगा ना। अब बढ़ते हम लोग देखिए डियर यहाँ पर आपके 15वें प्रश्न की ओर। चलिए आइए 15वां प्रश्न देखा जाए क्या है आपका प्रश्न। 15वां प्रश्न डियर, शिक्षा का उद्देश्य है
तो शिक्षा का उद्देश्य डियरेशन देखिए क्या होता है, कोई पार्टिकुलर शिक्षा का जो डियरेशन उद्देश्य होता है वो कोई पार्टिकुलर एक नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का जो होता है वो सर्वांगीण विकास करना जो होता है मुख्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर भाई अगर वो अर्निंग करे, पैसे भी कमाए, जरूरत पड़ने पर उसका आंतरिक विकास भी और उसका बाह्य विकास भी हो, और वो भावनात्मक रूप से भी मतलब चीज़ें, मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो होता है उसका सर्वांगीण विकास करना, पूरी चीज़ें, पूरा का पूरा चीज़ें करना ना, वो आंतरिक रूप से भी हो, दया करुणा भावना की जो बात होती है सभी कुछ चीज़ें उसके अंदर हो, तो शिक्षा की भावना, और जो जरूरत पड़ने पर भाई मतलब सर्वांगीण पूरी तरीके से जितने भी उसको इस भौतिक जीवन में जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं उन सभी का विकास करना जो होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना जो होता है वो शिक्षा का उद्देश्य होता है। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन अभी तक जारी रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर 16वें प्रश्न की ओर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा का क्या कार्य है इस पर हम लोग बात करेंगे। भावों को अनुशासित करना, कोई भी अगर भाव आपके अंदर आ रहा है तो वो उसको क्या कहता है, अनुशासित करने का काम करता है, उसको डिसिप्लिन में लाने का काम करता है। ठीक है, आवेगों पर नियंत्रण करना, जैसे क्रोध आ गया आपके अंदर, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, तो ये सभी जो भावनाएं थी तो उनको आवेगों पर यह नियंत्रण करता है। सच्ची एवं अच्छी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का काम जो होता है शिक्षा होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने अगर पवित्र ग्रंथों को देखा जाए और हम लोग को अगर स्कूल में ज्ञान की बातें सिखाई जाती है तो उसमें ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप लोग चोरी कीजिए या आप लोग झूठ बोलिए। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स हमेशा कहा जाता है कि और या दूसरों की मदद मत कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स उसमें बताया जाता है कि शिक्षा का जो प्रमुख कार्य क्या है, भावों को अनुशासित करना, आवेगों पर नियंत्रण करना, सच्ची एवं अच्छी प्रवृत्तियों का अपने अंदर विकास करना। ठीक है ना, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो इस भावना का विकास करना ही देखिए जो सही मायनों में जो होता है वो शिक्षा का कार्य होता है। ठीक है ना, ये आपका 17वां प्रश्न हो जाएगा। आइए देखा जाए 17वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय जीवन में आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं, उनको हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जो उत्तर है क्या, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास करना। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, और यहाँ पर योग्य नागरिकों का निर्माण करना, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास जानते हैं भाई कि आप लोग किसी भी राष्ट्र में रहना है, देश में रहना है, तो वहाँ का तो सबसे महत्वपूर्ण पहली प्राथमिकता तो वहाँ की राष्ट्र की होती है, राष्ट्र का विकास हमको कैसे करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है देश से राष्ट्रीय एकता क्या है, यूनिटी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा का, शिक्षा ही जोड़ने का काम करते हैं। कभी मैं आपको एजुकेशन के बारे में पूरा समझाऊंगा, एटिक्वेट, एडीयू ना, एटिक्वेट डिसिप्लिन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ईडीयूसी, क्यूरियोसिटी हो गया, तो ये पूरा का पूरा देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो मैं बता दें आपको, कभी इस पर कभी मिलेगा वक्त तो मैं आप लोग को उस पर वक्तव्य अपना दूंगा। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य यही होता है, योग्य नागरिकों का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता की भावना जारी करना, राष्ट्रीय विकास करना। उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सभी कदमों को या उन सभी कार्यों को किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 18वें प्रश्न की ओर। शिक्षा गरीबी में सुरक्षा का क्या होती है। तो शिक्षा डियरेशंस गरीबी में जो होती है वो महत्वपूर्ण से किसका कार्य करती है, वो साधन का काम करती है। किसका काम करती है डियरेशंस, साधन का काम करती है ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। ये आपका तो 18वां प्रश्न था। अब इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो 19वां देखिए आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, ये कथन है। देखिए कथन भी आपसे नियमित रूप से एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए देखिए मैंने महत्वपूर्ण कथनों को भी यहाँ पर शामिल किया। 19वां हम लोग का प्रश्न है, शिक्षा का संपूर्ण कार्य नैतिकता के संप्रत्यय में पाया जाता है ना। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा का संपूर्ण कार्य जो होता है नैतिकता के संप्रत्यय में पाया जाता है। तो ये किसका है, ये डियरेक्शन जो कथन है वो हर्बर्ट साहब का है। किसका है, हर्बर्ट साहब का है ये कथन, शिक्षा का संपूर्ण कार्य नैतिकता के संप्रत्यय में पाया जाता है। तो ये हर्बर्ट जी का कथन है। और इंपॉर्टेंट डियरेक्शन 19वां प्रश्न आपका जो है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं आपके 20वें प्रश्न की ओर। 20वां देखिए आपका प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स, 20वां हम लोग का प्रश्न जो यहाँ पर है, टेलीविजन शिक्षा देने का किस प्रकार का साधन है। तो टेलीविजन जो होता है स्टूडेंट्स वो अनौपचारिक साधन है, शिक्षा देने का जो ये काम करता है वो अनौपचारिक के तौर पर होता है ना। ये आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा में 10+2+3 की योजना किस आयोग के द्वारा लाई गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टेंस के देखिए 10 तक की बात हो गई, हाई स्कूल यहाँ पर 2 जब जुड़ जाएगा तो आपका इंटर तक हो जाएगा, इंटरमीडिएट, और जब 3 आप जोड़ लेते हैं तो ग्रेजुएट की बात हो गई। तो 10+2+3 देखिए अभी भी चल रहा है ये जो योजना है, और ये कोठारी आयोग के द्वारा शामिल की गई थी डिस्टेंस। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोठारी आयोग कब आया हुआ था। ठीक है ना डिस्टेंस, तो ये 10+2+3 की जो योजना थी वो कोठारी आयोग के द्वारा शामिल की गई थी। और आपका ये 21वां प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये
आपका 21वां प्रश्न है। आइए अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। देखिए 22वां आपका प्रश्न क्या है, बालक का मानसिक विकास होता है। ये आपका 22वां प्रश्न है। देखिए जो बालक होता है, तो बालक का मानसिक विकास यदि आपको बेहतर तरीके से करना है तो देखिए वो नींद में क्या मतलब सोने में देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो मानसिक विकास ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है ना, या मानसिक विकास ज़्यादा होता है। जैसे ये बात होती है जब बाल्यावस्था में होता है, मानसिक अवस्था, जैसे छोटे बच्चे नहीं देखते हैं आप 24 घंटे में वो क्या होते हैं 15 से 16 घंटे देखते हैं कि वो सोया हुआ ही बच्चा है। तो जब भी सोता है वो बच्चा तो इसका मतलब वो मानसिक विकास की मतलब प्रक्रिया है, वो वहाँ पर 24 घंटे में देखते हैं कि 15 से 17 घंटे 18 घंटे बच्चे सोते ही हैं बचपन में ना, छोटे ही हैं जब छोटे रहते हैं बच्चे तो। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब 23वें प्रश्न की ओर। 23वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय क्या है। तो राष्ट्रीय क्या है, तो राष्ट्रीय क्या है इस पर हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय क्या है, तो अनाध्याय। अनाध्याय क्या होता है, वो राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या है, वो अनाध्याय जो होता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये आपका 23 प्रश्न हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। तो यहाँ पर डियर्स जो आपका प्रश्न है वो अब बढ़ते हैं हम लोग 23 प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर ये तो हो चुका था आपका ना, 24 प्रश्न की ओर में बढ़ा जाए, लगता है मिस्टर योगेश सिंह देखिए क्रम सही से नहीं दिए हैं। 23वां आपका प्रश्न हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपके साथ इतना वो परिश्रम कर रहे हैं, यही बहुत ही बड़ा उनका सहयोग है इस चैनल के लिए। 23वां हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए सुझाव पत्र तैयार किया था, वो किस समय किया था। तो राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए देखिए जो सुझाव दिया था वो कब दिया था डियर फ्रेंड्स, सन 1961 में दिया गया था डियर फ्रेंड्स ये सुझाव। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सुझाव ना 1961 में ना, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो 25वां देखिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 25वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 25वां आपका प्रश्न है, राजभाषा ना, राजभाषा अधिनियम कब बना। तो डियर फ्रेंड्स ये सन 1962 में जो था वो राजभाषा अधिनियम बनाया गया ना। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान रहता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान जो होता है डियर फ्रेंड्स वो शिक्षक का होता है। किसका होता है, शिक्षक का होता है। जानते हैं कि शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, टीचर का भी फुल फॉर्म होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थों में जो शिक्षक का प्रयोग किया जाता है। टीचर का पूरा फुल फॉर्म जो निकालेंगे आप तो वो जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अब बढ़ते हैं हम लोग, आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आप 27वें प्रश्न की ओर देखिए। यहाँ पर डिवीजन 27वां जो है, राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है तो विभिन्नता में एकता लाने के लिए, विभिन्नता में एकता लाने के लिए जो होता है वो राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, विभिन्नता में एकता लाने के लिए जो है एकीकरण क्यों करेंगे भाई। कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई हिंदू धर्म का है, उसमें भी छोटी जाति वाले हैं, बड़ी जाति वाले हैं, तो उन लोगों के बीच में जाहिर सी बात है कि मतभेद रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। अपने धार्मिक त्योहारों को लेकर हो गया, कोई भी विचारधाराएं हो गई तो उनको लेकर मतभेद बनता ही रहता है। तो राष्ट्र क्या होता है, उन सभी लोगों को एक करने का काम करता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण का मुख्य काम यही होता है डियर फ्रेंड्स की विभिन्नता में वो एकता लाने का सर्वोपरि काम करता है। ये आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा और डियर फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आपके 28 प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताइए। तो भारतीयों में संस्कृति विभिन्नता को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, तो भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नता को स्वीकार करने का मतलब क्या है, चाहे वो जिस भी धर्म के रहे। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, इन सभी भावनाओं को रखना अपने अंदर। जरूरत पड़ने पर अगर बात आएगी आपके अंदर तो ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये भी हम लोग कहेंगे। और जरूरत पड़ने पर बात अगर आएगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी हम कहेंगे। तो राष्ट्रीय एकता का देखिए अर्थ यही होता है, जो भी मूलभूत बातें हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी अगर आपको अच्छी जगहों पर लेके जाने वाली है, तो भारतीयों में संस्कृति विभिन्नता को स्वीकार करना जो होता है वही राष्ट्रीय एकता का प्रमुख अर्थ होता है। ठीक है डिस्कशन, ये आपका 28वां प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न ना। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, अब देखिए 29वें प्रश्न की ओर आप लोगों के। और देखिए 29वां प्रश्न जो है वो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। अखिल माध्यमिक परिषद की स्थापना डिस्कशन जो की गई थी सन 1955 में की गई थी। कब की गई थी, सन 1955 में। ये जो सन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, को भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 29 जो है। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। देखिए सेशन तो बहुत ही लग रहा है हम लोग को लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देखिए आप आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में बात करते हैं आप 30वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 30 प्रश्नों को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें महत्वपूर्ण आप लोग के बनाए गए हैं सेशन, तो उसको मैं बाद में आप लोग को कर दूंगा। ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लंबा, तो फिर वहाँ पर भी आप लोग को डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो होता है, जिसको हम लोग NCERT बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो सन 1961 में की गई थी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो किया गया था वो NCERT जो वो सिलेबस किया गया है ना, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1961 में। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके
30 प्रश्न। जल्दी आप लोगों को और भी इस सेशन के जो मिलेंगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मैं इनका जल्दी आप लोग को अवेलेबल भी करा दूंगा, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। सेकंड सेशन आप